नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी को शुरू हुई जंग को 10 दिन बीत चुके हैं। आज इस जंग का 11वां दिन है। दारुल हुकूमत कीव, खार्किव समेत दीगर शहरों में रूसी हमले जारी हैं। इसके चलते यूक्रेन के गैस ट्रांसमिशन सिस्टम के 16 गैस सप्लाई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस पर मगरिब की आयत करदा पाबंदियां ऐलान जंग के मुतरादिफ हैं। उन्होंने खबरदार किया कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन नाफिज करने की कोई भी कोशिश तनाज़े में दाखिल होने के मुतरादिफ होगी। पुतिन ने एक बयान में इस बात का अदा किया कि यूक्रेन में उनकी फौजी कार्रवाई का मकसद उसको गैर फौजी और गैर नाजी यानी डी मिलिटराइजेशन और डी नाजीफिकेशन करना है। इस तरह वहां रूसी बोलने वाली कम्युनिटियों का दिफा करना है ताकि यूक्रेन गैर जानिबदार हो जाए। यूक्रेन और मगरबी ममालिक ने रूसी सदर के बयान करदा इस मौक़िफ़ को 24 फरवरी को शुरू किए गए हमले का बेबुनियाद बहाना करार दिया। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक ने रूस को अलग थलग करने के मकसद से मुतअद्दिद पाबंदियां आयद की हैं। पुतिन ने मॉस्को के नवा में एक एरो फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर में खवातीन फ्लाइट अटेंडेंट्स के ग्रुप से बात करते हुए कहा कि रूस के खिलाफ आयद की जाने वाली पाबंदियां ऐलान जंग के मुतरादिफ है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये इस पर असरअंदाज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में किसी भी ताकत की जानिब से नो फ्लाई जोन मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश को रूस की फौज तनाज़े में एक कदम तस्वुर करेगी। ताहम फिलहाल नेटो ने कैव की नो फ्लाई जोन के क़याम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, क्योंकि इससे जंग यूक्रेन से आगे बढ़ सकती है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि फौजी ऑपरेशन में कोई रंगरूट हिस्सा नहीं ले रहा है। इसके बारे में उनका कहना है कि कार्रवाई सिर्फ पेशावर फौजी ही कर रहे हैं, इसमें कोई एक भी रंगरूट है और ना ही हम इसका इरादा रखते हैं। उनका कहना है कि हमारी फौज तमाम कामों को पूरा करेगी। इसराइल के वज़ीर आज़म निफ्ताली बेंट ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन बहरान पर सालिसी की पेशकश की है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक निफ्ताली ने मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से 3 घंटे की तवील मुलाकात की। यूक्रेन ने इसराइल से मॉस्को के साथ बातचीत की दरख्वास्त की थी। एक इसराइली अफसर के मुताबिक मुलाकात में यूक्रेन की सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में वियना में ईरान जोहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त भी ज़ेर बहस आई। इसके अलावा इसराइली अफसर ने बताया कि दौरे के लिए अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस की मुआयनत हासिल की गई, जबकि सदर पुतिन से मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी सदर को फ़ोन किया। दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का कोई इरादा नहीं है। मार्शल लॉ की ज़रूरत उस वक्त होती है जब मुल्क को बैरूनी जारहियत का सामना हो। रूस के यूक्रेन पर हमले के हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन के जरिए राब्ता किया। व्हाइट हाउस के ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान 30 मिनट तक बातचीत हुई। यूक्रेन के सदर ने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन से बातचीत में सिक्योरिटी और माशी ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। यूक्रेन के सदर ने यह भी बताया कि अमेरिकी सदर से बातचीत में रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों पर भी गुफ्तगू हुई। दरिया सरा इतलात है कि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन से जंग के मामले पर बात करेंगे। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा कि उनका मुल्क यूक्रेन में जारी फौजी ऑपरेशन को मजीद हवा देने वाले किसी भी इक़दाम की मुखालिफत करता है। वांग ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ फ़ोन पर बातचीत में कहा कि यूक्रेन का मसला एक पेचीदा मसला है, जिसका ताल्लुक न सिर्फ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बुनियादी उसूलों से है, बल्कि मुख्तलिफ फ़रीक़ों के सलामती के मफादात से भी गहरा ताल्लुक है। उन्होंने अमेरिका से अपील की कि वो मौजूदा बहरान को हल करने और खित्ते में तवील मुद्दती इस्तेहकाम बरकरार रखने पर तवज्जो दे। एक न्यूज़ एजेंसी ने वांग के हवाले से कहा कि चीन को उम्मीद है कि यूक्रेन में जारी जंग जल्द ही रुक जाएगी, मौजूदा सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, शहरियों और उनकी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के साथ साथ वहाँ पैदा होने वाले इंसानी बहरान पर भी ख़द-ए-गुल लगाया जाएगा। रूस की यूरल एयरलाइंस का एक तैयारा मिस्र के शहर शर्म उल शेख में फंस गया है। ज़राए ने इतवार को स्पुतनिक के हवाले से इत्तला दी। यूरल एयरलाइंस की परवाज़ U61886 मॉस्को के लिए रवाना हुई थी, जो हफ्ते को मिस्री तफरीही शहर शर्म उल शेख से कब्रस के रास्ते मॉस्को के
दोमोदेदोव हवाई अड्डे के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन फिजाई नकलो हमल महफूज नहीं थी। जराये ने बताया कि जिम्मेदार यूरोपीय तंजीम यूरो कंट्रोल ने मिस्री एविएशन हुक्काम को मुतल्ला किया कि किसी रूसी तैयारे को उनकी फिजाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद रूसी तैयारे को शर्म अल शेख में ही रोक दिया गया। जराये ने बताया कि इससे कबल हफ्ते को इसी एयरलाइन के 2 तैयारे रूसी सयाहों को मिस्र से कब्रस के रास्ते रूस ले गए। एक और जरिए ने स्पुतनिक को बताया कि शर्म अल शेख में रोके गए तैयारी के मुसाफिर मिस्र में अपने होटलों में वापस चले गए। यूक्रेन रूस जंग का आज 11वां दिन है। हंगरी में वाक़ इंडियन एम्बेसी ने आज एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि आज से ऑपरेशन गंगा का आखिरी मरहला शुरू हो रहा है। ऐसे में वहां फंसे लोग आज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच बुडापेस्ट के हंगरिया सिटी सेंटर पहुंचे। ये ऐलान अपने इस एम्बेसी में रहने वाले तुलबा के लिए, उस इलाके में रहने वाले तुलबा के लिए किया गया है। इससे पहले इतवार के तक 182 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची। वहीं एक और फ्लाइट 183 स्टूडेंट्स को लेकर बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंची। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का C-17 प्लेन 210 मुसाफिरीन को लेकर दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरा। अभी तक 3 प्लेनों से 575 मुसाफिरीन दिल्ली और मुंबई पहुंच चुके हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत आज यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों से 11 स्पेशल फ्लाइट से 2135 हिंदुस्तानियों को वापस लाया गया। इसके साथ ही 22 फरवरी 2022 से अब तक स्पेशल फ्लाइट से 15,900 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को वापस लाया जा चुका है। यूक्रेन में अपनी आंखों के सामने इजिप्ट और नाइजीरियन तुलबा को निकाले जाने की कोशिश तेज होता देखकर सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हिंदुस्तानी तुलबा में बौखलाहट बढ़ने लगी है। तुलबा एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं कि दूसरे मुल्क जब अपने तुलबा के लिए सामने आ रहे हैं तो हमारी हुकूमत पीछे क्यों है। तुलबा जहनी तौर ही नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होने लगे हैं। रात के वक्त जब स्टूडेंट बंकर से निकलकर हॉस्टल के कमरे में बैठे थे तभी ऐसा धमाका हुआ कि रात में ही दिन सा हो गया था। हाल ये था कि हॉस्टल की बिल्डिंग भी थरथरा उठी थी। किसी तरह जान बचाकर बंकर में भागे तुलबा की उम्मीद नहीं, अब आंखों के आंसू भी सूखने लगे हैं। কালি কি হ'ল খিৰিকীৰ ওচৰত বহি আছিলোঁ, ডাঙৰ পোহৰ এটা দেখিছোঁ। তাৰপিছত গম পাইছোঁ আমাৰ যোনটো থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৱাৰ প্লেণ্টটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে এতিয়া পানী ইলেক্ট্ৰিচিটি একো নাই। বটল লৈ ঘূৰাই আছোঁ পানীৰ কাৰণে। তাৰপৰা 800 ষ্টুডেণ্ট আছে, 800 ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্ট মিলাই প্ৰায় 1500 মান হ'ব। এতিয়ালৈকে এটা ইভাকুৱেশ্যন হোৱা নাই। আৰু ক্ৰমান্বয়ে চিটুৱেশ্যনটো বেয়া হৈ গৈ আছে আৰু নাজানো কিমান দিন হ'ব, কেতিয়া ইভাকুৱেট কৰিব। আৰু আমাৰ যোনবোৰ এচেঞ্চিয়েল বস্তুবোৰ পানী চানী এইবোৰ যেতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে তেতিয়া অলপ বেছি দিগদাৰি হৈ যায় আৰু কি হয় জলদি কিবা এটা হওক আৰু সেইটো আশা কৰোঁ। আৰু এইটোৱে চিটুৱেশ্যন এট প্ৰেজেণ্ট।
কালি কি হ'ল খিৰিকীৰ ওচৰত বহি আছিলোঁ। यूपी असेंबली इंतखाबात के तहत पीर यानी 7 मार्च को आखिरी और 7वें मरहले की पोलिंग होने में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इस मरहले में पूर्वांचल के 54 असेंबली सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि तमाम मराहल के वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। जिन अजला में आखिरी मरहले में पोलिंग होनी है उनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भिदोही और सोनभद्र शामिल है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजय कुमार शुक्ला के मुताबिक 7वें मरहले में आज़ादाना, मुंसिफाना और शफाफ वोटिंग के लिए तमाम जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। इस मरहले में जुमला 613 उम्मीदवार 54 सीटों पर किस्मत आजमाई करेंगे। उनमें से 11 सीटें ऐसी हैं जो एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है, जबकि तमाम सीटों पर तकरीबन 2 करोड़ 6 लाख वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस हतमी मरहले में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के जात पर मबनी छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद का भी इम्तिहान होने जा रहा है। बीजेपी के इत्तेहादी अपना दल, सुनेलाल निषाद पार्टी और अखिलेश यादव के नए दोस्त अपना दल के ओम प्रकाश, राजभर की सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और दीगर के हामियों ने जबरदस्त मुहिम चलाई है। कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ करार दिए जाने वाले इस इलाके पर बीजेपी ने 2017 में अपने इत्तेहादियों यानी अपना दल और एसबी के साथ मिलकर 29 सीटें जीतकर अपना तसल्लुत कायम किया था। बीएसपी को 6 और समाजवादी पार्टी को 11 सीटें हासिल हुई थी। समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव ने जौनपुर में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। यहां वो मल्हानी सीट से अपने देरेना साथी आंधानी पारस नाथ यादव के बेटे लकी यादव की हिमायत में पहुंचे थे। मुलायम सिंह ने इससे पहले मैनपुरी की करहल सीट पर अपने बेटे और पार्टी सदर अखिलेश यादव के लिए भी मुहिम चलाई थी। इस मरहले के लिए नुमाया हरीफों में यूपी के वज़रा अनिल कंठ तिवारी, अनिल राजभर, रविंदर जायसवाल जैसे अहम लोग शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ की काबीना से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले दारा सिंह चौहान भी मऊ की घोसी से इलेक्शन लड़े हैं। बीजेपी अपना गढ़ बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी इन हलकों में दोबारा इख्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो उसने 2012 के असेंबली इंतखाबात में जीते थे। इसके अलावा यूपी असेंबली इंतखाबात का 7वां और आखिरी मरहला दोनों तरफ के इत्तेहादियों के लिए एक इम्तिहान होगा। बीजेपी की क़यादत वाले इत्तेहाद में अनुप्रिया पटेल से लेकर एसपी की क़यादत वाले इत्तेहाद में ओम प्रकाश, राजभर जैसे कायदीन शामिल हैं। इस इंतखाब में बीजेपी ने पार्टी के इंतखाबी निशान पर 54 सीटों में से 48 पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि उसके इत्तेहादी जमातों अपना दल और निषाद पार्टी ने 3-3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने निशान पर 45 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि उसके इत्तेहादी एसपी ने 7 उम्मीदवार खड़े किए हैं और अपना दल ने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ 2017 की कामयाबी की कहानी को दोहराने के लिए पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाराणसी के कबीर चौरा मठ में पूर्वांचल के दलित वोटरों को जोड़ने की कोशिश में वहीं क़याम कर चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर के इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश की है और कुछ मुश्तबा तंजीमों को फंड्स जारी किए हैं। कांग्रेस की तर्जुमान सुष्मिता ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने कुछ ममनुआ तंजीमों को फंड्स दिए हैं जो कि खुलेआम रिश्वत के मुतरादिफ हैं। इस देश में किसी के बारे में भी बात करना अधूरा है और गांधी ने सतत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी भागीदारी के लिए, उनको आगे लाने के लिए बातें करी हैं। इस मार्च का जो मैसेज है वो ये है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रखेंगे। हम महिलाओं की भागीदारी की बात, महिलाओं को सेलिब्रेट करने की बात सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं है। हमने जो कहा वो किया। प्रियंका जी ने मन बनाया था, प्रियंका जी ने अपना वादा पूरा किया। शी वॉक्ड द टॉक ऑन एम्पावरिंग विमेन। और अब इस मार्च के जरिए और भी महिलाओं को मौका मिलेगा उनके साथ कंधे से कंधा चलाने के लिए। मैं यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं कि जब प्रियंका जी ने चुनाव का कैंपेन शुरू किया था तो बहुत लोगों को लग रहा था कि शायद ये नारा ही है, आगे इसमें क्या होता है।
मैं 2-3 दिन पहले एक रोड ट्रिप पर थी चुनाव के दौरान, और उस लड़की का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने भी जब ये बैंड पहने देखा और मैंने उससे पूछा ये किसका बैंड है, उसने कहा ये लड़कियों लड़ सकती का है। तो मुझे लगता है कि इसका जो प्रभाव है वो अपने आप में दिखता है। करीब 42 रोड शो किए उन्होंने, करीब 167 रैलीज करी, पब्लिक मीटिंग्स, नुक्कड़ सभा, 340 असेंबलीज को जो हमने टच किया उसमें से वो सारी असेंबलीज हैं, कुछ वर्चुअल के माध्यम से, कुछ रैली और रोड शो के माध्यम से जो प्रियंका जी ने टच किया, उसमें वो सारी असेंबलीज हैं जहां पर हमने महिलाओं को लड़ने की ताकत दी। और ये सच है, इसमें से कुछ जीतेंगी, कुछ हारेंगी, लेकिन ये सब अपने क्षेत्र की प्रबल नेता, प्रबल नेत्रियां बनेंगी। और जिन महिलाओं का खासतौर से उत्पीड़न हुआ, उन महिलाओं को स्वच्छंद चलना, उन महिलाओं को लखनऊ की सड़कों पर प्रियंका गांधी जी के साथ चलते देखना ही शायद राजनीति का लक्ष्य। इस देश में किसी के बारे में भी बात करना अधूरा है, और गांधी ने सतत महिलाओं के पंजाब के अमृतसर के खासा में बीएसएफ मेस में फायरिंग की इत्तला मौसूल हुई है। इस फायरिंग में 5 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 6 जख्मी बताए जाते हैं। तमाम जख्मियों को गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल कराया गया, एक की हालत नाजुक है। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बीएसएफ मेस में फायरिंग करने वाले कांस्टेबल की शिनाख्त सटप्पा के तौर पर हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग करने वाले कांस्टेबल सट्टप्पा ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 हवलदारों समेत 4 बीएसएफ के एहलकारों की जान चली गई। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ताहम सट्टप्पा ने क्यों गोली चलाई, इस बारे में फिलहाल मालूमात दस्तयाब नहीं है। फायरिंग के वाकये के बाद बीएसएफ के अफसर ने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाकया है। इस वाकये में 6 जवान जख्मी हुए हैं, जबकि 5 की मौत हो गई है। से परेशान था, ज्यादा ड्यूटी हुआ क्या सर, बता दीजिए। सुबह कितने बजे का वाकया था, क्या हुआ? सुबह 9:30 का 45 का इंसिडेंट है। सुबह 9:45 का इंसिडेंट है, और जो ऐसे एक कांस्टेबल वो वैसे उसने फायर किया है। उसके 5 कलीग ऐसे इंजोर्ड हुए हैं, जिसमें से एक अभी ठीक है, उनका कंडीशन स्टेबल है, और बाकी हम लोग भी इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, पुलिस को बुलाया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नहीं ड्यूटी ना आपसी झगड़ा था ना कुछ। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग सारा डिटेल बताएंगे आपको। भाई साइड हो जाओ। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फबारी के चलते गुरेज घाटी में फंसे 230 मुसाफिरीन को हिंदुस्तानी फौज ने एयरलिफ्ट कर लिया है। आर्मी ने मकामी टीम की मदद से घंटों की मुहिम के बाद सभी को महफूज निकाल लिया। घाटी में फंसे लोगों में JKSSB के 84 उम्मीदवार, 103 सीनियर सिटीजन्स, 13 बच्चे भी थे। इस मुहिम में MI-17 और आर्यन प्राइवेट हेलीकॉप्टर को लगाया गया था। 17 उड़ानों में सभी 230 लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया गया। ये लोग बर्फ गिरने के बाद रास्ता बंद होने से गुरेज घाटी के अलग अलग मकामात में फंस गए थे। 114 लोग गुरेज घाटी के डावर, कंजलवा, नीरू और बड़ोआब इलाकों में थे। इन्हें एयरलिफ्ट करके बांदीपुरा पहुंचाया गया। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 12,20,343 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 4,833 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 44,56,80,897 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 60,17,280 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 6,08,60,378 अफराद का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। इसी दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,476 नए केसेस दर्ज हुए और 158 मरीजों की मौत हो गई। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से इतवार को जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,754 अफराद के कोरोना से सेहतयाब होने के साथ ही इस वबा से निजात पाने वालों की कुल तादाद 42,38,000
माफ कीजिएगा 4,23,88,475 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 4,436 कम होकर 59,442 रह गई है। सऊदी वजीर बराए हज उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि 2 साल पहले उम्रा की अदायगी कोरोना वबा की वजह से महदूद कर दी गई थी, मगर अब उम्रा की सादत सबके लिए आम कर दी गई है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट से वजाहत की कि अल्लाह के फजलो करम से तवक्कलना ऐप के जरिए जब चाहें उम्रा की बुकिंग करवाएं। मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी ट्वीट पर सोशल मीडिया कारकुनों ने 2 साल कबल याद दहानी कराई जब सऊदी वजारत दाखिला के एक एहलकार ने 4 मार्च 2020 को शहरियों और ममलिकत में मुकीम मुसलमानों के लिए उम्रा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया था ताकि कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। वजारत हज उम्रा ने उस वक्त इस बात की तस्दीक की थी कि सऊदी अरब कोरोना वायरस से ज़ायरीन की हिफाजत का ख्वाह है। वजारत सेहत का कहना था कि ये इक़दाम मक्के मुकर्रमा में कोरोना वायरस की आमद को रोकने के लिए उम्रा के मनासिक को रोका गया था। उस वक्त सऊदी वजारत हज उम्रा ने इंकशाफ किया था कि वो आज़मीन की कम से कम वक्त में अपने मुल्क वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए काम कर रही है। दरिया सना कौमी कमेटी बराए हज उम्रा और विजिट एक्टिविटीज़ के लिए एक रुकन ने एक न्यूज़ चैनल को बताया कि उम्रा कंपनियां और 228 इदारे आज़मीन को उनकी आमद से लेकर उम्रे की अदायगी के बाद अपने मुल्कों को रवानगी तक बेहतरीन खिदमात फराहम कर रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि आने वाले अरसे में बैरून मुल्क और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले ज़ायरीन की तादाद में इजाफा देखने में आएगा। उन्होंने इस बात की निशानदही की कि उम्रा कंपनियां और इदारे ज़ायरीन को मिस्र, ट्यूनिस, लीबिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान से मक्का और मदीना की तरफ जौख दर जौख उसूल करने के लिए तैयार है। दिल्ली में वाक़ मरकज़ी हुकूमत के 4 अस्पतालों में 6.5 सालों के दरमियान हर माह औसतन 70 बच्चों की मौत होती है। सबसे ज़्यादा ख़राब हालत सफदरजंग अस्पताल की है, जहाँ 81 महीने से हर माह तकरीबन 50 नौमौलूद की जान चली गई। सफदरजंग अस्पताल के अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कलावती सरन अस्पताल और सुचिता कृपलानी अस्पताल ने एक न्यूज़ एजेंसी की जानिब से RTI कानून के तहत दायर की गई अलहदा दरखास्तों के जवाब में ये मालूमात फराहम की है। RTI दरखास्त में जनवरी 2015 से जुलाई 2021 के दौरान उन अस्पतालों में फौत होने वाले नौज़ायदा बच्चों की तादाद के बारे में मालूमात मांगी गई थी। उसके साथ ये भी पूछा गया था कि उन बच्चों की मौत की वजूहात क्या है। सफदरजंग और सुचिता कृपलानी अस्पतालों ने सितंबर 2021 तक का डेटा फराहम किया। RTI के तहत मौसूल होने वाले जवाब के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान उन अस्पतालों में 3,46,000 से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 5,724 बच्चों की मौत हो गई। कुल अमवात में से 4,000 से ज़्यादा बच्चों की जान सिर्फ सफदरजंग अस्पताल में ही चली गई। ताहम सफदरजंग अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। कलावती सरन अस्पताल के अलावा दीगर अस्पतालों ने बच्चों की मौत की वजह नहीं बताई, जबकि राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने बच्चों की अमवात की तादाद नहीं बताई। रविंद्र जडेजा की ऑलराउंड मुजाहरे की बदौलत इंडिया ने मोहाली में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को एक इनिंग्स और 222 रन से हरा दिया। इसके साथ ही इंडियन टीम ने 2 टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। फॉलो ऑन खेलने को मजबूर हुई श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 178 रन पर ढेर हो गई। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 574 के स्कोर पर फर्स्ट इनिंग डिक्लेयर की थी। जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 174 रन पर सिमट गई थी। जडेजा ने इस टेस्ट मैच में 175 रन की नॉट आउट पारी खेलने के अलावा श्रीलंका की पहली पारी में 5 और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट लिए। रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट में 7 विकेट लिए। वो अब कपिल देव को पीछे छोड़कर इंडिया की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 12 मार्च से बेंगलुरु में खेला जाएगा। ये टीम इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी जीत है। न्यूजीलैंड में खेले जा रहे वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंडिया ने शानदार आगाज किया। इतवार के रोज खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 107 रन से शिकस्त दी। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए
244 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 137 रनों पर ऑल आउट हो गई। वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए तमाम मैचों में टीम इंडिया को कभी शिकस्त का सामना करना नहीं पड़ा। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। इंडिया के लिए सीनियर प्लेयर झूलन गोस्वामी ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि टीम इंडिया के स्टार राजेश्वरी गायकवाड़ ने 10 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। हिंदुस्तानी खातून क्रिकेटर मिताली राज ने इतवार को पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के मैच में एक नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम दिया। मिताली ने 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप खेलकर हिंदुस्तान के मशहूर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर किया। 39 साल मिताली, जिसने साल 2000 में अपने वर्ल्ड कप का आगाज किया था, वो 2005, 2009, 2013, 2017 और अब 2022 के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में खेल चुकी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पुणे के दौरे पर थे। वहां उन्होंने 9.5 फुट ऊंची एक स्टैचू का रस्म इजरा अंजाम दिया। 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी इस मूर्ति को पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कायम किया गया है। इसके बाद वजीर आजम ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें कि एक अच्छी संगठन शक्ति की बात की जाए या फिर एक मार्गदर्शक की बात की जाए। कर रहे हैं वो रामबाग से लेके इलाका है, ये जो दूसरा रूट है। हाँ, इसके बाद यहाँ पर भी जो है हमें अपने शहरों को आधुनिक भी बनाना होगा और उनमें नई सुविधाएं भी जोड़नी होगी। भविष्य के भारत के शहर को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अनेकों परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रही है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर शहर में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिक बसों हो, इलेक्ट्रिक कारें हो, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन हो, हर शहर में स्मार्ट मोबिलिटी हो, लोग ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के लिए एक ही कार्ड का इस्तेमाल करें, हर शहर में सुविधा को स्मार्ट बनाने वाले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, हर शहर में सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत बनाने वाला आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो, हर शहर को वाटर प्लस बनाने वाले पर्याप्त आधुनिक सीवेज। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल 50 मीटर की दौड़ में मुंह के बल गिर गए। ग्राउंड में पीछे चल रहे आईपीएस अफसरों ने उन्हें उठाया। उनकी नाक और चेहरे पर चोट लगी है। मौके पर ही फर्स्ट एड कराया गया। उसके बाद वो बीच प्रोग्राम से निकल गए। ये वाकया 26 फरवरी का है। इसका वीडियो अब सामने आया है। पटना के बिहार मिलिट्री पुलिस ग्राउंड में पुलिस वीक के सिलसिले में एक 50 मीटर की दौड़ रखी गई थी। इसमें सिर्फ आईपीएस अफसरों को दौड़ना था। डीजीपी हौसला अफजाई के लिए दौड़ में शामिल हुए थे। सबसे आगे निकलने की होड़ में वो तेज दौड़ने लगे। इसी चक्कर में वो औंधे मुंह गिर पड़े। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।